नमस्कार, स्वागत आप सभी का डी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए आप खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर। पुणे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक जारी। गृहमंत्री महाआवास अभियान 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण और 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने मॉरिशस दौरे पर जाएंगे। 12 मार्च को मॉरिशस में स्वतंत्रता की 57वीं वर्षगांठ के समारोह का आयोजन होना है। पीएम मोदी इसी समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पीएम मोदी ने जब इसके लिए हामी भरी तो मॉरिशस के पीएम ने खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने संसद में बताया कि इस साल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहानिसबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के सदस्य से मुलाकात की। वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच G20 को संरक्षित रखने में भारत और चीन की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सीधी उड़ानों और कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक सार्थक चर्चा की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दौरे पर। उपराष्ट्रपति संभाजीनगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति संभाजीनगर में एसपी कॉलेज में संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। एलोरा में कृष्णेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे उपराष्ट्रपति। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठी वार्ता आज चंडीगढ़ में होगी। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद जोशी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। किसानों का प्रतिनिधित्व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डलेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर करेंगे। बैठक में 28 किसान नेता भी पहुंचेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 101वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को किसानों का सेवक बताया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर के बीच आपसी मतभेद बढ़ चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करने लगे हैं। शशि थरूर ने पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। थरूर के साथ हुई बातचीत के बावजूद भी राहुल गांधी ने गिले शिकवे या सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खबर है कि कांग्रेस अब थरूर के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने शुक्रवार को मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता ग्रहण की। डॉक्टर लिखी ने आश्वासन दिया कि भारत बीओबीपी आईजीओ की सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगन से काम करेगा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापान भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। नई दिल्ली में भारत जापान अर्थव्यवस्था और निवेश फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 2000 से 2024 के बीच जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $43 बिलियन से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार, वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलियत और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अजमेरी गेट की तरफ के हिस्से में आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षा स्थल का निर्माण किया है। नवनिर्मित होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म नंबर 16 के नजदीक है। इसमें टिकट बुकिंग काउंटर के साथ ही टॉयलेट और खाने पीने संबंधित क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है।
दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क साधा है। आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके साथ साझा यहाँ कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है संख्या। तो 60 करोड़ से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। किस वजह से महाकुंभ दिव्य और भव्य है, इसकी एक और बानगी यहाँ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने संख्या के मामले में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है और अभी तक अगर देखा जाए तो इसमें स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। धार्मिक सांस्कृतिक समागम और विश्व में अपने तरह का पहला इस तरह का समागम, जिसमें अब श्रद्धालुओं का जो स्नान का आंकड़ा है वो 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम यहाँ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो इंतज़ाम किए गए थे उसकी भी ये बानगी है। किस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है, भारी तादाद में हमने देखा था जनसागर यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आया था और अब ये जो आंकड़ा है 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वाकई में बहुत बड़ा आंकड़ा 60 करोड़ की अगर बात की जाए, और ख़ासतौर से 60 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी अभी तक लगा चुके हैं। जबकि आपको बता दें 26 तारीख तक जो महाकुंभ है वो संचालित किया जाएगा। 26 फरवरी को उसका समापन होना है, लेकिन उससे पहले 60 करोड़ अभी तक अगर बात की जाए तो महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 60 करोड़ के पार पहुंच चुका है ये आंकड़ा, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है इस महाकुंभ में। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से महाकुंभ की अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या, एक अभूतपूर्व कीर्तिमान इसमें स्थापित किया गया है। 60 करोड़ का आंकड़ा इसने पार कर दिया है। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं, बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए। And governmental failures by again trying to blame the central government. The Kerala government claims that there are pending dues from the central government which is responsible for the strikes in Kerala and the pending payments. But today the Bharatiya Janata Party wants to set things right and make some clarifications. According to the Department of Expenditure guidelines, it stipulates that all the states and union territories in India have to adhere to the guidelines on the schemes for special assistance to the state for capital expenditure. On a statewide letter that was issued in the state of Kerala by the state government, the Ministry of Health and Family Welfare in Kerala, on the 26th of June 24, they had issued an order that they will comply with the guidelines of Government of India for Ayushman Arogya Mandir, which was previously called Ayushman Bharat Health and Wellness Centers. In pursuance with the commitment of compliance that was made by the state of Kerala, an amount of rupees 938 crores and 80 lakhs in cash, kind and infrastructure maintenance has been released to the state of Kerala by the Ministry of Health and Family Welfare out of an allocation of rupees 913 crores and 25 lakhs for the financial year 2024 and 2025. This was done in 4 installments. After that, another amount of rupees 120 crores and 45 lakhs had again been released to the state of Kerala on the 12th of February 2025, which is much over and above the central allocation earmarked for the state for financial year 2024-25. So, the central government, in line with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of a Swasth Bharat when we have a Vigasit Bharat, in line with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, where he wants to ensure that 140 crore Indians will be together marching towards a Vigasit Bharat, has ensured that even the state of Kerala is getting allocation from our central government, which is much over and above the earmarked allocations.
over 938 crores in 4 installments, and a 5th installment of 120 crores, which is for clearing past dues, have already been given by the Ministry of Health and Family Welfare. And it is very disappointing to see the state government of Kerala, because of their administrative inefficiencies and their governmental failures, trying to divert attention from their inefficiencies and their incapability to give the dues and the salaries to the ASHA health workers, trying to shift attention to central government. Now, this is once again a clear message to the people of Kerala that for the state of Kerala also to progress, to have a Vikasit Kerala, it is important that there should be a double-engine government in Kerala also. Thank you. किसी के सवाल हैं तो सादर आमंत्रित हैं. Any question? Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. भाजपा नेता अनिल एंटनी बता रहे थे किस तरीके से केरल की अगर सरकार की बात की जाए, जो केंद्र की योजनाएं थीं उन्हें सही से लागू नहीं किया जा रहा है. साथ ही साथ केंद्र के द्वारा जो राशि का हस्तांतरण होता है उसका भी सदुपयोग नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा ही जो ठीक रहा है वो केंद्र के मत्थे फोड़ने की बात उन्होंने कही. किस तरीके से जो आशा वर्कर्स हैं उनको सैलरी का जो मुद्दा है वो उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा जबकि केंद्र सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद केरल की जो सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही. फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटने हैं. Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में. और आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से. दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने भाजपा नेता कमलजीत शेखावत के साथ राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का दौरा किया. पंकज कुमार सिंह ने कहा, हमारी पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया है हम उस पर चल रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के शिव मंदिर में पूजा अर्चना की. राजस्थान विधानसभा में 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, जिस तरह से संसदीय परंपराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है ये गलत था. मराठी साहित्य सम्मेलन 2025 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की प्रगति और उन्नति में मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. पीएम मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे. पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी की उपस्थिति को बताया ऐतिहासिक. भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभियान थर्मगर्जन के 6ठे संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी आज जापान के लिए रवाना हुई. यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फुजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBCWS इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर्स गिल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर भी 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह और अर्श डल्ला के 2 सहयोगियों के खिलाफ आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को फरार आरोपी नीरज पंडित और नीरज फरीदपुरिया और अनिल सिंह के खिलाफ यह आरोप पत्र दाखिल किया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते गैर संचारी रोगों के खिलाफ 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक एक सघन जांच अभियान शुरू किया है.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान देश भर में ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोगों को जानकारी दी। अलीगढ़ महानगर के 10 बड़े घने हिंदू आबादी वाले इलाके वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज मिले हैं। गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। झारखंड में नई सरकार गठन के बाद पहली बार 24 फरवरी को विधानसभा का पूर्णकालिक सत्र शुरू हो रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। मेला प्रशासन का दावा है कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यूपी पुलिस श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटी। यूपी पुलिस ने अब तक ऐसे 137 अकाउंट को चिन्हित कर कार्रवाई की है जो महाकुंभ के विरुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे थे। उधर प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हिमाचल के सोलन में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं समृद्ध खेल संस्थान में लोग स्कीइंग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। BRO बुधल माहौर गुल रोड से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। बीते 6 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। S&P ग्लोबल द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार रोजगार के मोर्चे पर भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी में सर्विस सेक्टर का PMI 61.1 तक पहुंच गया जो मार्च 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक NA पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस निर्देश 2021 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर JM फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और भी खबरें हैं वो आपके साथ साझा कर लें जल्दी से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते की बढ़ोतरी के सिलसिले में तोड़ते हुए 14 फरवरी को समाप्त सप्ताह में $2.54 अरब घटकर 635.721 पर पहुंच गया। RBI के आंकड़ों के अनुसार सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार $1.942 अरब बढ़कर 74.15 अरब हो गया है। भारत अपने AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है आगे। इंडिया AI मिशन के तहत 67 प्रस्ताव पहुंचे। इनमें से 20 प्रस्ताव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के विकास से जुड़े हैं। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बीते 10 वर्षों में पावर सेक्टर की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में जहां 12.5 घंटे बिजली आती थी, अब औसतन 22.6 घंटे बिजली आती है। वहीं 2014 में 168 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता था जो जनवरी 2025 में 245 गीगावाट के स्तर पर पहुंच चुका है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2013 और 14 में 2,91,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन अब 4,51,000 सर्किट किलोमीटर तक हो चुकी है। भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भारत टेक ट्राइब्स प्रोग्राम के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में किया जाएगा आयोजन। फिक्की ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स मैट्रिक्स विषय पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को दोहराया। बनारस स्थित बरेका रेल इंजन कारखाने में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बरेका द्वारा निर्मित विद्युत रेल इंजन WAP-7 को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत
लोकोमोटिव निर्माण में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से दिए गए मंत्र के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बरेका ने अब तक 375 लोकोमोटिव बनाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य की नई निवेश नीति देश में सर्वश्रेष्ठ और सरकार उद्योगपतियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए हर संभव मदद देंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि वे मुफ्त की सुविधाओं के मामले में पहल करें और राज्यों के साथ मिलकर आचार संहिता बनाएं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने विभिन्न प्रसारकों के बीच एक ही सेट टॉप बॉक्स के इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे को स्वैच्छिक रूप से साझा करने की सिफारिश की। साथ ही ट्राई ने आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूनतम कुल संपत्ति संबंधी आवश्यकताओं को कम करने की बात भी कही। हमास आज 6 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। आज की रिहाई युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में होने वाली आखिरी रिहाई होगी। इजराइल का कहना है कि शेष 14 में से 8 की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलकर काम करने का आग्रह किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है। ब्राजील के विश्वविद्यालय के छात्रों को ले जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 घायल हो गए। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने 154 भारतीय श्रद्धालुओं को श्री कटासराज मंदिर की यात्रा के लिए वीजा जारी किया है। ये यात्रा 24 फरवरी से 2 मार्च तक बीच होगी। टाइम मैगजीन की इस वर्ष की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में 13 महिलाओं में से एक भारतीय जीव विज्ञानी एवं वन्य जीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम भी शामिल। आरोपी हदी मटर को 2022 में न्यूयॉर्क के व्याख्यान मंच पर लेखन सलमान रुश्दी पर कई बार चाकू से हमला करने के लिए हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को कराची में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान की टीम को 107 रन से हरा दिया। टेम्बा बवुमा की अगुवाई वाली टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 315 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान का आगाज करेगा। लाहौर की पिच को देखते हुए एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की मुहिम तेज हुई है। 4000 से अधिक स्थानों पर 2 लाख से अधिक साइकिल चालकों को इसमें शामिल करने का है लक्ष्य। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ क्रिकेट टीम ने मुंबई क्रिकेट टीम को 80 रन से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। नागपुर में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की दूसरी पारी 325 रन पर सिमट गई। विमेंस प्रीमियर लीग में शुक्रवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। कतर ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे ब्रिटेन के जैक ड्रेपर। जैक ने सेमीफाइनल में जिरी लहका को दी मात। वहीं रूस के आंद्रे रुब्लेव ने भी फाइनल में बनाई जगह। कनाडा के फेलिक्स ऑगर को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा को आकार देने में महाराष्ट्र और मुंबई की भूमिका पर बोलते हुए विकी कौशल की फिल्म छावा की जमकर तारीफ की। फिल्म छावा ने रिलीज के 8वें दिन 17.78 करोड़ रुपए की कमाई की है। अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने में रही नाकाम। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को ओटीटी पर होगी रिलीज। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को होगी रिलीज। वेब सीरीज जिद्दी गर्ल्स के ट्रेलर को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिराना हाउस कॉलेज के छात्रों और प्रिंसिपल ने जताई आपत्ति।
2005 के मारपीट मामले में अदालत ने एक्टर आदित्य पंचोली को जेल की सजा से दी राहत। समय रैना के यूट्यूब शो में विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को किया तलब। यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार से इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में जवाब मांगा। सलमान खान के भांजे आयान अग्निहोत्री का गाना यूनिवर्स लॉज दुबई में हुआ लॉन्च। लॉस एंजलिस में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में भारत की 12 प्रतिष्ठित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन में मीडिया इन्फ्लुएंसर और फैशन स्टाइलिस्ट ओरी उर्फ औरहान अवतार मणि होंगे शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट। फिल्म लैला को लेकर चल रहे विवाद के बाद अभिनेता श्वक्सेन ने अपने फैंस से पोस्ट कर माफी मांगी। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।